मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज है 20 नवंबर और मैं फिलहाल जा रहा हूँ ऑफिस। गुड इवनिंग गाइस। आज जो है ब्लॉग का खास ये बात यह है कि आज हम लोग बात करने वाले हैं मार्स के बारे में। क्या सच में मार्स में हैबिटेशन पॉसिबल है, और अगर है तो कैसे, और अगर नहीं है तो क्यों। देखिए, मार्स जो है ये एक प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम में, और मार्स में जाने का जो रास्ता है बहुत लंबा है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि अर्थ से मार्स जाना एक लंबा डिस्टेंस है। अगर मैं आपको बताऊं कि आपको मार्स पहुंचने में कम से कम 300 दिन का टाइम चाहिए, तो आप कहेंगे कि हाँ ये तो सही है, कितनी इतना दूर है तो टाइम तो लगेगा। बताया जाए सो इट्स 91.401 मिलियन किलोमीटर्स फ्रॉम अर्थ। इस लंबे चौड़े डिस्टेंस के अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं मार्स में जाने का। पहला बात है मार्स का एटमॉस्फेयर बहुत थीन होता है, और इतना थीन एटमॉस्फेयर में इंसान रह नहीं सकता, क्योंकि हमारा अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही ठीक है। और क्योंकि थीन एटमॉस्फेयर का बहुत सारे डिसएडवांटेज ये है, जैसे आप अगर अंटार्कटिका में पड़े होंगे, या अंटार्कटिका में जो कुछ हिस्सा जहाँ पे एक्चुअली एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट ही नहीं करता, ओजोन लेयर एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो तो मार्स में जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत थिन है। अब थिन एटमॉस्फेयर के कारण सोलर रेडिएशन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, जो कि रहने में दिक्कत होगा। अब साइंटिस्ट लोग कह रहे हैं कि हम लोग ऐसा सूट बना लेंगे कि रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर पाए, और फिर जाके वहाँ पे रह सकते हैं। ऐसा टेक्नोलॉजीज भी आ जाएगा अगले 30 साल तक कि हम लोग वहाँ पे आराम से रह सकते हैं। लेकिन क्या ये फिजिबल है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं कि मार्स में जाके रहना है तो हमें बहुत सारे फैक्टर्स को समझना पड़ेगा। पहला बात यह है कि अकॉर्डिंग टू डेटा फ्रॉम इंटरनेट जो बताया जाता है कि मार्स का जो एटमॉस्फेयर है, मार्स में जो सबसे अबंडेंट मिलता है वो है CO2, यानी वहाँ पे ऑक्सीजन का कमी है। और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग सांस में ले नहीं रख सकते, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस चीज़ है, सबको पता है। नेक्स्ट चीज़, मार्स में जो है, मार्स का जो एटमॉस्फेयर है वो थिन है, ऑक्सीजन कम है। तो ह्यूमन को लिविंग के लिए पहले तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ वो है ऑक्सीजन का इंतज़ाम करना पड़ेगा। और मार्स में कहा जाता है कि बहुत सारा ऐसा जगह है जहाँ पे पानी मिलने का चांसेस है अबाउट 128 मीटर्स, अप्रॉक्सीमेटली 100 पकड़ के चलिए मीटर्स नीचे हमारे मार्स में जो है पानी मिल सकता है। लेकिन फॉर 100 मीटर्स नीचे, मतलब ज़्यादा डेप्थ नहीं लग रहा, लेकिन इंसान पहुंच कर वहाँ पे पानी खोदना, निकालना, फिर पानी पीना, ये बहुत दिक्कत वाला काम होगा। दूसरा चीज़ ये है कि उस पानी में क्या सच में वो पूरा ही पानी है, या इसमें कुछ केमिकल्स है, कोई मेटल्स है, मिनरल्स है, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। ये भी जांच करना इम्पोर्टेंट है। तो फिलहाल अगर मार्स में हम लोग जाने का प्लान बना रहे हैं तो कैसे जाए? देखिए, पहले तो हमें मार्स में जाने के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है कि मार्स में हमें पहले ही रोवर्स और रोबोट्स भेजने होंगे। एक तरीके से देखा जाए, मार्स में जाना एक आइडियल कंडीशन ये हो सकता है, क्योंकि मार्स का जो सरफेस है
उसमें अभी तक मिलने वाला सबसे हाईएस्ट अमाउंट है, हाईएस्ट मेटल जो है वो है रस्ट यानी आयरन ऑक्साइड। हाँ, हम लोग आयरन ऑक्साइड वहाँ से ला सकते हैं, क्योंकि अर्थ अर्थ पे क्या हो रहा है कि अर्थ पे धीरे धीरे आयरन आयरन का जो क्वांटिटी है वो घटते जा रहा है, और जिस कारण से आयरन का जो रिक्वायरमेंट है हमारा वो भी घट और रिक्वायरमेंट वो बढ़ते जा रहा है। तो एक ऐसा टाइम है जब हमारे पास आयरन नहीं रहेगा, यानी हम लोग को आयरन चाहिए तो उसे हम लोग पुराने चीज़ों से उसे स्क्रैप करके फिर लेना पड़ता है। तो हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं कि वहाँ से हम लोग आयरन ले सकते हैं, तो हाँ, मार्स में जाना फिजिबल है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आता है, तो आयरन का प्राइस कितना जाएगा। देखिए, अगर बात करें आयरन का प्राइस का, तो इतना लंबा डिस्टेंस जाना यानी एक स्पेसक्राफ्ट भेजना, उसका फ्यूल कॉस्ट, उसका वेट, उसको मैन्युफैक्चर करना। अब एक स्पेसक्राफ्ट ऐसा तो नहीं है कि सब 5-6 हज़ार रुपये में चल जा सकता है। इंडिया ने किया है, इंडिया ने मंगलयान भेजा है जिसका डिस्टेंस जाने में, मतलब मार्स जाने में 7 रुपया लगा, तो पर किलोमीटर 7 रुपया लगा। अब कहेंगे ये तो बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है, लेकिन जब हम लोग बात करेंगे कि मार्स में जाना है, जाके वापस आना है, वहाँ पे से आयरन उठाना है, आयरन ओर उठाना है, आयरन ऑक्साइड उठाना है, फिर आना है, तो इसमें जो आयरन का प्रेजेंट प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसका कारण ये है कि इतना दूर जाना, रॉकेट बनाना, फिर उसका प्रोपल्शन सिस्टम ऐसा बनाना, फिर वहाँ पे जाके फ्यूल कैसे भरा जाएगा, क्योंकि एक बार रॉकेट वहाँ पहुँच गया फिर फ्यूल तो ज़्यादा नहीं होगा। अगर ऐसा भी डिज़ाइन किया गया कि फ्यूल रहेगा, थोड़ा बहुत फ्यूल रहेगा, लेकिन अर्थ तक वापस आने का फ्यूल वो चाहिए। नेक्स्ट ही सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है कि अगर हम लोग भेजते भी हैं तो हमें कुछ प्रॉपर प्लेसेस चाहिए जहाँ पे रॉकेट लैंड कर सकता है। वहाँ पे गाड़ी चाहिए, वहाँ पे इंसान चाहिए या रोबोट चाहिए, जो कि अर्थ से नहीं बल्कि वहीं पे डायरेक्ट कंट्रोल होगा, जो कि इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ये सारे फैक्टर्स मार्स में जाने का बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब ये सारे फैक्टर्स जो है, ये फैक्टर्स बहुत इम्पोर्टेंट है अगर हम लोग मार्स में जाना चाहते हैं। तो ये रहा कुछ कंडीशंस जिस कारण से मार्स में जाना फिजिबल है, लेकिन फिलहाल हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो रिलायबल नहीं है। हमें और रिलायबल टेक्नोलॉजीज बनाने होंगे, जिस कारण से मार्स में जो एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट में वो रोबोट्स या फिर एआई टेक्नोलॉजीज के ज़रिए उसे बनाने वाले हैं, वो सब चीज़ें वहाँ पे रह पाए। और रहना सिर्फ वहाँ पे जाके काम नहीं करेगा, वो लोग को उन चीज़ों को एक लॉन्जिविटी दे भी देना है कि हाँ, यहाँ पे मैं भेज रहा हूँ, ये जो मशीन भेज रहा हूँ ये कम से कम 20 से 30 साल वहाँ पे सर्विस देगा, ऐसा मशीन बनाना है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ हैं, एआई डेवलप हो रहे धीरे धीरे, हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ इंजन्स, मशीनरीज तैयार हो किए जा रहे हैं वो दुनिया में, जिससे कि हम लोग मशीन्स को भेज पाए। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम लोग अभी डेवलप कर रहे हैं। और एआई से बहुत सारी चीज़ें भी कंट्रोल किया, जैसे नियर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद पे खुद एक ब्रेन होता है, उसका एक सोचने का ताकत रहता है, उसमें एक दिमाग रहता है, जो कि अपने आप में एक बहुत खास चीज़ है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और इसी इम्पॉर्टेंट पार्ट के लिए, इसी इम्पॉर्टेंट पार्ट में और एक चीज़ जुड़ जाता है, वो है क्या इंसान कभी जाके वहाँ पे रह सकता है? हाँ, रह सकता है, इंसान भी जाके वहाँ पे रह सकता है, लेकिन उसका कुछ कंडीशन ज़रूर है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम ये सोचें कि हमें किसी को भेजना है, तो कम से कम उसे 300 दिन जाने में लगेंगे, 300 दिन वापस आने में, सो दैट इज़ टोटल 600 डेज। यानी अगर हम हिसाब लगाएं तो साल में 365 डेज होता है, साल में 365 डेज होता है, जबकि मार्स में वही दिन आपका कुछ 668 होता है। लेट मी चेक
कोई गलत इन्फॉर्मेशन मैं इसमें देना नहीं चाहता हूँ, या फिर कोई किसी को मोरलाइज डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ कोई साइंटिस्ट को। मैं फैक्ट्स को सिर्फ बता रहा हूँ। ऑर्बिटल पीरियड ऑफ मार्स जो होता है वो होता है 686.971 डेज, यानी अगर हिसाब किया जाए तो ऑलमोस्ट 600 डेज, यानी 365 सॉरी 600 माइनस 3865 दैट इज इक्वल टू 235 डेज एक्स्ट्रा, यानी इन दिनों का जो खाना है, यानी मार्स में जाने आने का ये खाना होना चाहिए। फिर वहाँ पे जाके एस्ट्रोनॉट्स डायरेक्ट काम नहीं कर पाएंगे, या मार्शियंस कहना बेहतर होगा, क्योंकि जो मार्स में जा रहे हैं वो मार्शियंस है, तो मार्शियंस काम नहीं कर पाएंगे, उन्हें टाइम चाहिए होगा। तो और मान के चलिए कम से कम 300 दिन का काम करना है। अब मार्स जब अर्थ का सबसे करीबी डिस्टेंस पे आता है तभी ये पॉसिबल है कि ट्रांजैक्शन, अब ये होता है हर 3 साल पे। सो एवरी 3 years मार्स इज नियर टू अर्थ, तो इसी टाइम पे हम लोग एक रॉकेट भेज सकते हैं जो कि कम खर्चे पे डिस्टेंस कवर करेगा, वो मार्शियंस है, तो मार्शियंस काम नहीं कर पाएंगे, उन्हें टाइम चाहिए होगा। तो और मान के चलिए कम से कम 300 दिन का काम करना है। अब मार्स जब अर्थ का सबसे करीबी डिस्टेंस पे आता है तभी ये पॉसिबल है कि ट्रांजैक्शन, अब ये होता है हर 3 साल पे। सो एवरी 3 years मार्स इज नियर टू अर्थ, तो इसी टाइम पे हम लोग एक रॉकेट भेज सकते हैं जो कि कम खर्चे पे डिस्टेंस कवर करेगा और अच्छे से पहुंचा देगा। अब आते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेरिक मार्स का साइज जो है वो अर्थ का ऑलमोस्ट हाफ है, तो मार्स में अगर कहूँ तो चैलेंजिंग टफ चैलेंज होगा, क्योंकि पहला बात एटमॉस्फेयर नहीं है, उसके बाद अर्थ का हाफ साइज है, तो उसका स्पीड और जो है वो है भी घट जाएगा। जैसे कि अगर आप मैं आपको बताऊं तो अर्थ मार्स का जो एस्केप वेलोसिटी, यानी मार्स का जो ऑर्बिट है, मतलब मार्स का जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस है, उससे एस्केप, एक्चुअली अर्थ का एस्केप वेलोसिटी जो कहा जाता है वो अर्थ का एस्केप वेलोसिटी होता है, अर्थ से निकलने का, बाहर निकलने का स्पीड कहा जाता है। लेकिन एक्चुअली एस्केप वेलोसिटी का मतलब वो नहीं होता। एस्केप वेलोसिटी होता है जो अर्थ का इन्फ्लुएंस है, यानी अर्थ का जो क्लोजेस्ट प्रॉक्सिमिटी एरिया ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, वो डिस्टेंस को कवर करने, उस लेवल को, उस जगह को पार करने के लिए हमें 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड चाहिए होता है। सो अगर आप हिसाब लगाएंगे तो अर्थ का मार्स का ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस को क्रॉस करने के लिए हमें स्पीड चाहिए 18,100 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड पे हम लोग मार्स का जो फोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस है उसे तोड़ सकते हैं। इससे अगर नीचे गए तो हम मार्स का फोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस कभी क्रॉस ही नहीं कर सकते। और इसे नहीं, और मार्स के अंदर जाने के लिए हमें, मतलब मार्स का ऑर्बिट में जाने के लिए, तो हमें स्पीड जो चाहिए वो 18,100 किलोमीटर पर आवर से नीचे चाहिए। ये हो गया। दूसरा चीज, सबसे बड़ा खतरनाक चीज जो है वो है टेम्परेचर। मार्स का टेम्परेचर जो है वो ऑन एन एवरेज होता है -63 डिग्री सेल्सियस से +35 डिग्री सेल्सियस। आपको लगेगा कि मैक्सिमम टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो हमारे यहाँ पे तो, या 40 डिग्री सेल्सियस तो हम लोग ऐसे ही देख लेते हैं, 40-50 डिग्री सेल्सियस तो गर्मी क्या क्या है। लेकिन जो टेम्परेचर नेगेटिव पे जा रहा है, यानी माइनस जो टेम्परेचर है, ये बहुत खतरनाक है। मीन टेम्परेचर जो है वो बहुत खतरनाक है। -63 डिग्री सेल्सियस बहुत ही डेंजरस होता है। अब इतना ठंडा हम लोग एक्चुअली कभी देखे नहीं है, अभी नहीं करते, तो ये टेम्परेचर जो है वो बहुत ही खतरनाक है। तो 95 डिग्री सेल्सियस हमारा एक्चुअल टेम्परेचर होता है।
फिलहाल आज मैं इतना ही डाल रहा हूँ ब्लॉग में, क्योंकि अगर ज़्यादा डाल दिया तो बोरिंग हो जाएगा। लेकिन ये बहुत बातें जो मैं कर रहा हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर इन सारे फैक्टर्स को हम लोगों ने, और हाँ, अगर ये चीज़ें हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, मार्स में जाना फिजिबल है, मार्स में जाना हैबिटेशन पॉसिबल है। फिलहाल धीरे धीरे हम लोग बात करेंगे कि क्या है कैसे नहीं है, अर्थ से जाना कैसे है, कहाँ से है, और अगर होता भी है तो कैसे होगा। ये बातें हम लोग धीरे धीरे करते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ओके गाइज, तो आज के लिए गुड नाइट। और जाते जाते आपको एक सैड न्यूज़ देना है कि माराडोना जो है वो आज हमारे बीच में नहीं है। He just passed away today on a great footballer we knew। आज नहीं है हमारे बीच, क्योंकि दुख की बात है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और जाते जाते कमेंट्स में बताइए कि आपको इस तरह का वीडियो कैसा लगता है। अगर पसंद आए तो इस तरह का वीडियोज़ और बनाएंगे, एक्चुअली बनाएंगे हम।